अयोध्या का मूल नाम जो है वो साकेत है। ब्राह्मण कह रहे 3000 मंदिर थे तो यह मस्जिद के नीचे मंदिर है। तो मैं समझ में आया ये 3000 ये बुद्धिस्ट सेंटर होंगे, क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे जो लोग हैं, अम्बेडकराइट लोग हैं, वो अछूतों को ही शूद्र कहते हैं। समझ में नहीं आता। ये जो लोग ब्राह्मण धर्म के प्रभाव क्षेत्र में है, मैं उनके साथ बात करने के लिए जाता हूं तो उनको भी सुनना पड़ता है। उसमें से कुछ लोग टूट टाट कर फिर मेरे पास आ जाते हैं, नहीं आप जो कह रहे हो बराबर, उनका सही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले जो लोग हैं वो गलत काम कर रहे हैं, नहीं नहीं, ये सब्जेक्ट पर नहीं बोल रहा हूं मैं। तो आप लोगों को ये बोल, अरे आप गलत काम कर रहे, गलत बोल रहे, नहीं नहीं, उनको करने दो ना, जो ऐसा काम कर रहे हैं करने दो। नहीं नहीं, तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसा भी तो मैं नहीं कह रहा हूं। उनको जो करना है करो, करने दो। आपको समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। ये काम अगर हम करते हैं तो इसके लिए ब्राह्मण धर्म के प्रभाव में बड़े पैमाने पर जकड़े हुए लोगों को भी निकाला जा सकता है। अगर आप उनको ये प्रस्ताव दो कि हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है, तो वो आपका साथ में ना कहने के लिए उनके पास आधार नहीं रहेगा। तुम्ही जर असं म्हटला धर्म श्रेष्ठ आहे ना, हे लक्षात ठेवा, हे लक्षात ठेव पाटील, लक्षात ठेवा, श्रेष्ठ आहे ना, तुझं आहे, तुझं आहे, ओके, ते तुझं आहे, तू बघून घे। जो पूर्वग्रह से पीड़ित आदमी है वो आपकी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, गलत नहीं है, सही है, मगर आपकी बात वो आदमी सही कब माने, सुनेगा तब ना। नहीं ठीक, ओके ओके, गो अहेड। तुम्हाला जे वाटतं ना ते करा, आम्हाला काय वाटतं ते आम्ही करू। तो ये तो हमारा, देखो कोई लक्ष्य होता है, कोई उद्देश्य होता है करने के लिए, फिर क्या होता है जानते हो, उस उद्देश्य को पूरा कैसे किया जाए, ये कैसे के बारे में आप लोग नहीं सोच रहे हो। एक काम कैसे किया जाए, एक काम किया जाए, ठीक है, इसके बारे में आप सोच रहे हो। एक काम किया जाए, कैसे किया जाए, इसके बारे में आप सोच ही नहीं रहे। इस वजह से समस्या आती है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क जो है, इसको एक सामाजिक संगठन रहने दो और इसको ज्यादा कट्टरता से समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगाओ। तमाम लोग जो आपके फोल्ड में नहीं है, तमाम जाति के लोग, 6247 जाति के, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास के लोग, सभी लोगों से आप संवाद करने के लायक रहोगे। हम संवाद करने के तो लायक रहना चाहिए ना हमको। संवाद की प्रक्रिया दूसरा आदमी सुनेगा तब पूरी होगी। एकटाच माणूस ओरडत राहिला तर लोक म्हणतील पागल झाला, लोक म्हणजे पागल झाले, एकटच बोलते, त्याचं कोणी ऐकत नाही तरी बोलते, एकटच बोलत राहते। संवाद शब्द का यही अर्थ है कि जो सामने वाला आदमी है वो उसमें शामिल होना चाहिए। वो आपकी बात शायद नहीं समझ पा रहा है तो आपको ज्यादा समझ में आता है तो आप उसको ज्यादा समझा सकते हैं।
तो ये बात मैं आप लोगों को आग्रह लेकर समझाना चाहता हूं। ये लड़ाई का मामला है, आंदोलन का मामला है, और हर आंदोलन की रणनीति होती है। जिसकी कोई रणनीति नहीं हो सकती उसकी लड़ाई न लड़ी जा सकती है न कामयाब की जा सकती है। तो ये संगठन एक व्यापक रणनीति को पूरा करने के लिए बनाया गया ऑर्गन है। ये समझने की जरूरत है। अति उत्साह से हम लोग बहुत बार भारी नुकसान कर लेते हैं। तो ये मैं ऐसा मानता हूं कि आपको ध्यान रखना जरूरी है। अगर इस बात को आप ध्यान में रखते काम करोगे तो 6247 जाति के टुकड़े जो ब्राह्मणों ने किए वो आपके साथ आ सकते। नाग लोगों ने इस देश में और दुनिया में यही बुद्धिज्म को स्वीकार किया, सारी दुनिया में फैला है। ये नाग लोगों ने ये फैलाया तो सम्राट अशोक का आखिरी उत्तराधिकारी सम्राट बृहदत्त मौर्य, उसकी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हत्या की गई। और हत्या करने के बाद नाग लोगों को 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। पहले मैं कहता था मूल निवासियों को बांटा, तो जानकारी और ज्ञान तो बढ़ते रहता ना, जानकारी और ज्ञान रुकता नहीं है। पहले मैं मूल निवासियों को 6000 टुकड़ों में बांटा, ऐसा मैं ही कहता। मैं अभी क्या कह रहा हूं, नाग लोगों को 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। सारी दुनिया में एक बुद्धिज्म को फैलाने का श्रेय नाग लोगों को है, भारत में भी है। वो नाग लोगों को 6247 जाति के टुकड़ों में ब्राह्मणों ने बांटा। उसके बाद का डेवलपमेंट है। सम्राट अशोक का आखिरी उत्तराधिकारी सम्राट बृहदत्त मौर्य, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करने के बाद ये जातियां जो है, आपको पहले पूर्व में जातियां नहीं मिलती है। ये सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद जातियों का निर्माण हुआ। एक बात। दूसरा, जो कट्टरपंथी बुद्धिस्ट थे जिन्होंने ब्राह्मणों का वर्चस्व बदले हुए हालात में भी मानने से इनकार कर दिया, उनको ब्राह्मणों ने बहिष्कृत किया और उनको बहिष्कृत करने के बाद अछूत बनाया। क्या आप लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का अनटचेबल नाम का ग्रंथ पढ़ा? ये समस्या है ना, पढ़ते नहीं ना हम लोग। पढ़ते तो भी उसको समझ में नहीं आता उसमें क्या लिखा हुआ है, काय के लिए लिखा, हु वेयर द शूद्र काय के लिए लिखा, अनटचेबल काय के लिए लिखा, शूद्र हु वेयर द शूद्र ओबीसी के लिए लिखा। ये भी समझ में आना चाहिए जो पढ़ने वाले लोग हैं। हु वेयर द शूद्र नाम का जो ग्रंथ है वो ओबीसी लोगों के लिए लिखा। और अगर ये, क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे जो लोग हैं, अम्बेडकराइट लोग हैं, वो अछूतों को ही शूद्र कहते हैं। समझ में नहीं आता, अछूत शूद्र नहीं है। ध्यान रखो, अछूत लोग शूद्र नहीं है। शूद्र जो है वो आज के शूद्र वर्ण के लोग जो है वो आज के पिछड़े वर्ग ओबीसी के पुरखे शूद्र है। क्यों?
वो सचूत है, वो उनको छुआ जाता है। ब्राह्मण लोग उसको छूते हैं, अछूतों को छूते नहीं है? छूत और अछूत एक होता है हथियार से मारना, एक हथियार है, हथियार से मारना। तो लोकतंत्र में हथियार चलाना तो गैर कानूनी है। फिर आपके पास हथियार कौन सा है? शब्द। फिर क्या है हथियार? क्या है? चाकू, छुरी, बंदूक, गोली गैर कानूनी है, तो फिर आप कौन सा हथियार चलाओ? शब्द। शब्द है ना हथियार। तो इसलिए आप लोगों को शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, शब्दों को हथियार बनाना चाहिए। शब्दों के माध्यम से आप अपना मैसेज दे सकते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक किताब लिखा, हु वेर द शूद्रास। दूसरा अनटचेबल लिखा। तो अनटचेबल लोग अलग है, नहीं होते तो अनटचेबल अलग का ही लिखते। फिर अनटचेबल भी क्या लिखा कि अनटचेबल पूर्व के बुद्धिस्ट है, बराबर? कैसे हे पंडित लोक आहेत, मी नाही आहे पंडित। मी थोडं जरा म्हणजे थोडा वेगळा कट्टरपंथी माणूस आहे। ते तर्काच्या आधारावर, पुराव्याच्या आधारावर जेवढं समजते तेवढंच बोलतो, मी पंडित नसल्यामुळे। तेव्हा अनटचेबल जो है वो अलग ग्रंथ लिखा बाबा साहब अम्बेडकर ने, और उस ग्रंथ में उन्होंने कहा कि ये लोग जो है ये पूर्व के बुद्धिस्ट लोग हैं, और इन बुद्धिस्ट लोगों ने ब्राह्मणों की बात को नहीं माना, तो ब्राह्मणों ने इनको बहिष्कृत किया। बहिष्कृत किया तो बहिष्कृत करने की वजह से ये अछूत बनाए गए। ये सिंपल थियरी भी हम लोग जो अम्बेडकराइट लोग जो है ना, वो पढ़े लिखे अम्बेडकराइट लोग इतनी बात भी सारे देश भर में प्रचार नहीं कर पाए। इन दो चीजों का फर्क तक ठीक से प्रचार नहीं कर पाए। इससे क्या होता है? इससे देखो क्या होता है, अभी बताता हूं, आपको समझ में आ जाए। मान लो कि आप शेड्यूल कास्ट को शूद्र घोषित करते हो, तो जो शूद्र है तो बोलेंगे तो वो तो तुम शूद्र है ना, हम तो नहीं है, तुम हो, हम नहीं है, हो गए, तुमसे अलग हो गए। तुम फिर उसके पास इस तरह की बात करने के लिए नहीं जा सकते, तुम उस लाइट में उसको समझा नहीं सकते, हो गया? कितना नुकसान हो गया? बाबा साहब अम्बेडकर ने हु वेर द शूद्रा नाम का ग्रंथ लिखा, उसके प्रीफेस में लिखा हुआ है, उसके प्रस्तावना में लिखा हुआ है, वो किसके लिए लिख रहे हैं? तो इस तरह से कभी भी मतलब बाबा साहब अम्बेडकर का अगर कोई किताब आप पढ़ना चाहते हो भविष्य में, पहले प्रीफेस पढ़ो, प्रस्तावना जो है ना बाबा साहब अम्बेडकर की किताब की, उसको पहले पढ़ो, उसको पहले समझ लो, उसके बाद किताब पढ़ो। क्योंकि प्रीफेस में, प्रस्तावना में किताब लिखने का ऑब्जेक्टिव है, वो ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए वो किताब लिखा गया है। तो वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए क्या लिखा, इस लाइट में जब पढ़ोगे तो वो बात आपको ज्यादा समझ में आएगी। तो नाग लोगों के टुकड़े किए गए जातियों में, ये जो टुकड़े हैं ये जातियों के 6247 जाति के जो टुकड़े हैं ये नाग लोगों के। झारखंड में अगर जाओगे तो वहां छोटा नागपुर है, और छोटा नागपुर में नाग ट्राइब है,
अरे समझ क्या बोल रहा हूं? वो शेड्यूल क्लास भी नहीं है, बैकवर्ड क्लास भी नहीं है। छोटा नागपुर में नाग है और वो नाग ट्राइब है। बड़ा नागपुर में आ जाओ, अरे छोटा है तो बड़ा होगा ना। बड़ा नहीं, छोटा कैसे हो सकता? छोटा तभी हो सकता है जब बड़ा है। तो बड़ा नागपुर में जब सेंट्रल इंडिया में आओगे, नागपुर में आओगे, तो आपको पता चलेगा कि इधर नाग कोई और है, इधर नाग कोई और है। इस तरीके से स्टडी करते आना चाहिए, और स्टडी करके फिर उसके सबूत ढूंढो तो आपको मिल जाएंगे। लिखित में मिल जाएंगे, अलिखित में मिल जाएंगे, परंपराओं में मिल जाएंगे, सांस्कृतिक आचरण में हो जाएंगे। हमारे जीवन क्रम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन होगा और कहीं ना कहीं मिलेंगे, जिसको इतिहासकार भी सबूत मानते हैं। तो इस लाइट में हम लोगों को बातों को समझना चाहिए। राजवाड़ी ब्राह्मण बहुत बड़ा इतिहासकार, बहुत बड़ा भारत का इतिहासकार माना जाता है राजवाड़ी ब्राह्मण, और कट्टरपंथी ब्राह्मण राजवाड़। उसने लिखा महाराष्ट्राची स्थापना नागांनी केली। तुम्ही काय म्हणून राहिले? तुम्ही काय वेगळे म्हणून राहिले? थोडा पराठ्यांनी केली, यांनी केली, त्यांनी केली, पण तो फार पर्टिक्युलर आहे। तो काय म्हणतो की जर महाराष्ट्राची स्थापना प्राचीन भारतामध्ये झाली होती तर 100 वर्षापूर्वी मराठा शब्द आला। कळलं पाहिजे ना? मराठा जो शब्द आहे, अरे तू ह्या 100 वर्षाच्या जवळपासचा आहे, 100 साल के आसपास का है। विदर्भामध्ये जो कुणबी आहे तोच कुणबी पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये होता आणि तोच कुणबियाचा मराठी झाला। हे जे जात्यंतर आहे, कुणबी म्हणजे कोण? ते बामण म्हणायचे शूद्र, नाही आम्हाला शूद्र नाही म्हणायचं, आम्ही क्षत्रिय, मग मराठा। ते उत्पत्ति कैसे होती है, उसके बैकग्राउंड में कोई न कोई मनोविज्ञान जो है काम करता है। तो महाराष्ट्र की स्थापना राजवाड़े जो बहुत बड़ा हिस्टोरियन है, सारे देश भर के लोग उसको बड़ा हिस्टोरियन मानते हैं, उसने कहा महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की। और ये एंशियंट इंडिया की घटना है। महाराष्ट्र की स्थापना आजकल में नहीं हुई है, 100-200 साल में नहीं हुई है, बहुत एंशियंट इंडिया की बात है। तो नाग लोगों ने अगर महाराष्ट्र की स्थापना की तो ये हमारा इतिहास एक ब्राह्मण क्यों लिख रहा है इस तरह से? वो हमारे लिए नहीं लिख रहा है, ब्राह्मणों को सतर्क करने के लिए लिख रहा। तुम समझ नहीं रहे हो, ये नाग लोग है, ये नाग लोग है। ब्राह्मणों को बता ये नाग लोग है। और जानते हो ना नाग कौन है? हमारे परंपरागत कट्टर शत्रु। वो उनको जगाने के लिए लिखा, हमको बताने के लिए नहीं लिखा। राजवाड़े ने, ये नाग लोगों ने महाराष्ट्र की स्थापना की। तो एक बात हम लोगों को समझना होगा। और बहुत सारी परंपराएं ऐसी है जिसका इंटरप्रिटेशन आपको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में मिल सकता है। बहुत सारी डेटीज है, जैसे अभी चाचा ने कहा कि बहुत सारे जो मंदिर है वो किसी न किसी डेटी के आधार पर। अभी आपको थोड़ा सा समझाने के लिए उदाहरण देता हूं ताकि आपको थोड़ा पता चले ये कैसे हो सकता है, कैसे ब्राह्मणों ने उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश की। अब कोल्हापुर में महालक्ष्मी
मंदिर है, मंदिर का नाम क्या है? महालक्ष्मी। भारतीय परंपरा में लक्ष्मी शब्द आता है, आता ही नहीं। अगर आप लोग भाषा का थोड़ा बहुत अभ्यास करते हो, भाषा शास्त्र का, तो उसमें आपको लक्ष्मी शब्द जो है मिलता है। एक लक्ष्मी का अर्थ जो है देवता की तरह है। तो ब्राह्मण कहते हैं हाँ ये देवता है। लक्ष्मी क्या है? एक देवता है। कौन सी देवता है? पैसे वाली देवता। लक्ष्मी पैसे वाली है। ये तो आप लोगों को भी समझ में आता है। हाँ, लक्ष्मी पैसे वाली। गांव देहात में भी लोग बोलते हैं जब पैसे आए, ज्यादा पैसे, लक्ष्मी आई है। ठीक है। फिर एक लक्ष्मी शब्द का अर्थ होता है स्त्री। एक अर्थ होता है स्त्री। अमिताभ बच्चन के घर में लड़की पैदा हो गई तो उसने बयान दिया मेरे घर में लक्ष्मी है बयान। दूसरे आदमी ने बोला होता तो अखबार वाले नहीं छापते। तो उसने कहा है मेरे घर में लक्ष्मी है, मगर वो स्त्री के रेफरेंस में बोल रहा था, संदर्भ उसका स्त्री का था। तो फिर यहां ऐसा है, ये शब्द स्वतंत्र है, तो ब्राह्मणों ने उसको महालक्ष्मी, ये शब्द जुड़ता नहीं है। ये शब्द जुड़ता नहीं है। तो फिर ये कैसे जोड़ा गया होगा? हो सकता है कि रूपांतरण करने के लिए ये जो महाशब्द है ये महामाया के साथ जुड़ा होगा, तो उसका रूपांतरण करने के लिए ब्राह्मणों ने महालक्ष्मी कर दिया। आप लोगों को लगता होगा या दूसरे लोगों को लगेगा अरे आप तो केवल शब्दों का इधर उधर कर रहे हैं, संधि विग्रह करने का काम कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर आप महालक्ष्मी मंदिर में जाओगे तो आपको पुरातत्विक प्रमाण मिलेगा। वो मंदिर के ढांचे में बुद्ध की मूर्तियां है। उन्होंने बहुत सारा चेंज करने की कोशिश की, मगर वो जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर में बुद्ध की मूर्तियां है। वो उसको निकाल नहीं सके, तोड़ नहीं सके, फोड़ नहीं सके। तो इससे प्रमाणित होता है हाँ इसका मतलब ये है। तो अगर वो मंदिर कल्पना करने महामाया का होगा, अब उसका ब्राह्मणीकरण करना है, महालक्ष्मी हो गया इतिहास। अगर वो महामाया के नाम पर होता तो क्या होता? आपको डायरेक्ट समझ में आता। आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं थी, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं थी, आपको पता चल जाता। लक्ष्मी लगा दिया, वो बैकग्राउंड में हिस्ट्री छुप गई। महालक्ष्मी, अरे हमारा नहीं, उल्टी प्रतिक्रिया होती है, निगेटिव प्रतिक्रिया होती है। तो ये जो ब्राह्मणीकरण है, ये ब्राह्मणीकरण इसको बदला जा सकता है। अब लोग दिल्ली में आरएसएस के लोग दिल्ली के सत्ता पर काबिज है, समझाने के लिए बता रहा हूं। दिल्ली के सत्ता पर काबिज है तो वो नाम और बहुत सारी चीजें बदलाव करने का काम कर रहे हैं, चेंज करने का काम कर रहे हैं, सत्ता की मदद से करने का काम कर रहे हैं, जो उनका है नहीं इसके बावजूद भी करने का काम कर रहे हैं। अभी ये जो अयोध्या है, अयोध्या का हिस्टोरिकल पाली लिटरेचर में सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो साकेत है। उस भूमि का नाम, अयोध्या का मूल नाम जो है वो साकेत है। अयोध्या का नाम अयोध्या नहीं है, अयोध्या का नाम साकेत है। आप लोगों को हैरानी होगी, साकेत उसका ओरिजिनल नाम साकेत है, अयोध्या नाम नहीं है, साकेत है।
16 साल तक बुद्ध वहां निवास किया, साकेत में 16 साल। 3000 भिक्षु वहां निवास करते थे। बहुत बड़ा सेंटर था। ब्राह्मणों ने मुसलमानों की मदद से उसे डिस्ट्रॉय किया। ब्राह्मणों को मालूम था तो उन्हें नष्ट किया ना, वो नष्ट कर नहीं पाए तो मुसलमानों की मदद लेकर किया। इसीलिए ब्राह्मणों ने मुसलमानों को आमंत्रण दिया, आओ। और मुसलमानों की मदद से ऐसे लगभग 3000 बौद्ध विहार है। ये आंकड़ा आरएसएस ने घोषित किया। 3000 मस्जिदों के नीचे मंदिर है, ऐसा कह रहे हो। तो मैं समझ गया 3000 बौद्ध विहार होंगे। मैं कैसे सोचता हूं, मैं ब्राह्मण कह रहे 3000 मंदिर थे वो विहार, मस्जिद के नीचे मंदिर है। तो मैं समझ में आया ये 3000 ये बुद्धिस्ट सेंटर होंगे। अब मान लो ये बुद्धिस्ट को अलोकेट करना है, ओके ठीक है, आपको समझने के लिए बता, ये अलोकेट करना है तो सेंटर में गवर्नमेंट चाहिए। आपको समझ में आया, बहुत ज्यादा विस्तार से समझाने के बजाय आपको मैं सेंट्रल में अगर आपकी गवर्नमेंट है तो आप ये कर सकते हैं। आ गया कैसे करना है, समझ में आ रहा है? ज्यादा समझ में नहीं आएगा तो कुछ बातें आप मेरे ऊपर छोड़ दो, ज्यादा समझ में नहीं आएगा, मगर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कुछ करना होता है, उसमें सबसे अहम चीज होती है कैसे करना। वो कैसे का अगर समाधान आप नहीं करते हो तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। सारा मामला गुड़गोबर हो जाता है, सारा मामला बिगड़ जाता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों को रणनीति को अमल में लाने के लिए काम करना चाहिए और अभिनिवेश जो है वो थोड़ा अपने कंट्रोल और काबू में रखना चाहिए। रणनीति को ध्यान में रखो और उस रणनीति को अमल में लाने के लिए काम करो। मैंने जब भी लोगों को करने के लिए कहा तो मैं उसमें विफल रहा। तो लोग इमीडिएट उसको कहीं ना कहीं दूसरा ही रूपांतरण कर देते हैं और बहुत ज्यादा बिगाड़ हो जाता है। तो मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूं कि ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाई जाती है। रणनीति को पूरा करने के लिए प्लान बनाया जाता है, प्लान कन्वर्ट इनटू एक्शन होता है। ये ध्यान में रख के करना होगा तो आपके बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, ये 5 साधन है। इस 5 साधन हमारे पास लिमिटेड है। ये लिमिटेड साधन से भी चमत्कार किया जा सकता है। हमारे पास लिमिटेड साधन है। हमारे पास कोई टाटा, बिरला, अंबानी हमको पैसा नहीं दे रहा है। हम लोगों को बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम सारा का सारा अपने अंदर से डेवलप करना पड़ रहा है। तो ये जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क है, इस बात को ध्यान रखो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये अनटचेबल पूर्व के बुद्धिस्ट थे, इतना ही नहीं कहा। जिन लोगों ने
ब्राह्मणों के वर्चस्व को स्वीकार नहीं किया, उनको बहिष्कृत किया। उसका क्या अर्थ है? जिन्होंने स्वीकृत किया वो भी बुद्धिस्ट थे। ध्यान रखो, सेंटेंस का अर्थ समझो ठीक से, वो भी थे। जब सारा ही भारत बौद्धमय था, अफगानिस्तान तक, यहां तक तो अफगानिस्तान तक था, अशोका ने ही तो भेजा था उधर कंधार में, मतलब अशोका के बाप ने ही तो अशोका को कंधार में भेजा था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और अभिनिवेश को अपने नियंत्रण में रखते हुए योजना बनाकर, कार्यनीति बनाकर अगर हम लोग कार्य करते हैं तो मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि हम लोग कामयाब हो सकते हैं। अभी तक जितनी संगठित शक्ति हमने निर्माण की, तो भारत के इतिहास में इतनी बड़ी संगठित शक्ति 13 स्टेट में 140 जिलों में वामसेफ संगठन था, तब काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी। 13 स्टेट में 140 जिलों में, 31 राज्यों में, 567 जिलों में और 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में, 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में नेटवर्क फैला हुआ है। ये भारत के इतिहास में इतनी बड़ी संगठित शक्ति इसके पहले हमारे पास नहीं थी। इसमें केवल एक कमी बाकी है, तो कमी भी आप लोगों को बता देता हूं, मासेस का समर्थन। तो जो चाहिए वो हो जाएगा, जो चाहिए, जो करना चाहते हो सारा का सारा हो जाएगा। मासेस का समर्थन क्यों नहीं होगा? संगठित शक्ति हमने बनाई है और 2-3 साल में ये 719 जिलों तक पहुंच जाएगा। और ये कोई सामान्य संगठन नहीं है, ये क्राउड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो इसकी संगठित शक्ति बहुत ज्यादा है, जिसके बदौलत 4.5 लाख लोग आरएसएस के हेडक्वार्टर हम लेके गए थे। तो हम लोगों को आने वाले समय में 2030 तक का मैं समय निर्धारित किया, उसके लिए कार्यक्रम बनाया, उसके लिए डे टू डे कार्यक्रम बनाया है। 2030 तक 6 लाख गांव का संगठन, भौगोलिक नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग और ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन का 100 संगठनों का जाल, ये 3 काम करने हैं 2030 तक। दोबारा बताता हूं, क्योंकि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क वो भौगोलिक नेटवर्किंग के बाद जो सोशल नेटवर्किंग है उस रणनीति का हिस्सा है। इसलिए आपको बता रहा हूं, भौगोलिक नेटवर्किंग, फिर सोशल नेटवर्किंग, फिर 100 संगठनों का जाल। ये 3 ग्रैंड स्ट्रेटेजीज है। अगर इसको हम अमल करते हैं तो टाइम बाउंड प्रोग्राम बता रहा हूं 2030 6 लाख गांव का संगठन बनाने के लिए, तो विराट संगठन शक्ति का निर्माण होगा। उसके आधार पर बदलाव होगा, जो चाहते हो वो बदलाव होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोग काम करेंगे और बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बहुत लोग हैं, उनके काम में हस्तक्षेप मत करो। वो लोग गलत काम नहीं कर रहे, उनको करने दो। जो मैं तुमको बता रहा हूं वो करो, क्योंकि वो कोई नहीं कर रहा है।
क्यों मैं बता रहा हूँ वो कोई नहीं कर रहा है। जो वो धर्म का प्रचार करने वाले लोग हैं, वो बहुत लोग हैं, वो कर रहे हैं, उनको करने दो। उनके काम में दखलंदाजी मत करो, हस्तक्षेप मत करो। ऐसा करने की कोशिश करोगे तो उनका और आपका झगड़ा हो जाएगा, टकराव हो जाएगा। उनको करने दो, उनके साथ भाईचारा बनाओ, कोई बात नहीं। जो लक्ष्य हमने बनाया उस पर ध्यान, जो उद्देश्य हमने बनाया उस पर ध्यान, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, तो वो सारा लक्ष्य जो है, सारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ये मैं खास तौर पर आप लोगों की बातें एक सत्र में सुनने के बाद कह रहा हूं। इसके पहले भी बहुत कुछ बोला होगा आप लोगों ने। एक सत्र ही सुना मैंने, पहले बहुत बोला होगा आप लोगों ने। तो जिसके लिए बनाया गया है उस पर आप लोग ध्यान लगाओ, बाकी लोगों को उनका काम करने दो। तो जो ग्रैंड स्ट्रेटेजी हमने बनाई है वो पूरा होगा, इतना ही कहना चाहता हूँ। और इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।